नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कालसी में यमुना की आरती और घाट निर्माण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने घाट में जाकर पूजन की और इस घाट में मां यमुना की आरती की। वहीं नमामि गंगे और एमडीडीए के द्वारा इसका निर्माण किया जाना है। इसको लेकर एमडीडीए के वीसी वंशीधर तिवारी ने बताया कि लगभग 14.5 करोड़ का इसका निर्माण होना है। देखिए, निश्चित रूप से माँ यमुना के किनारे खड़े होकर के आप देख रहे होंगे आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम लोग इस जो हरिपुरा गांव है इसमें एक घाट निर्माण का हम लोग शिलान्यास करा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से देखिए एक धार्मिक और पर्यटक दोनों स्थलों के रूप में ये विकसित होगा। और जो यहाँ का अगर हम कहें देहरादून से दूरी तो बहुत कम है और देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ पर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ी शुरुआत सबसे बड़ी बात है बढ़ाने के लिए देहरादून से कुछ दूरी पर स्थित विकास पूर्व में यमुना घाट का निर्माण यहाँ पर किया, यानी यमुना की अधियात्री जो आरती होगी वो यहाँ पर होगी। पूर्व में भी कह सकते हैं अधिकाल में जो आरतियाँ होती थी अधिकाल के समय में वो यहीं पर होती थी, लेकिन परंपरा टूट चुकी थी। लेकिन एक बार फिर ये परंपरा शुरू की गई है। माँ यमुना जी की आरती हरिपुर में होगी। हरिपुर का आदिकाल से बड़ा महत्व यहाँ पर आज इस जन्माष्टमी के दिन शुरुआत यहाँ पर की गई है। समझा जा सकता है कि सरकार काम कर रही है, उसी परिणाम आज यहाँ पर इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। पहले चरण में पहले चरण के लिए दिव्या यहाँ पर कहा जा सकता है कि ऐसे ही और नए डेस्टिनेशन को विकसित करने का काम हमें सरकार कर रही है। उत्तराखंड में जो पर्यटन है वो के लोग लाभ यहाँ पर हरिद्वार जिले में अवैध खनन करके किए जा रहे अवैध भंडारण की शिकायतों पर जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्व्याल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने एसडीएम और तमाम अधिकारियों के साथ वहां का दौरा किया और सभी स्टोन क्रशर के साथ साथ गली मोहल्ले हाईवे पर भी किए जा रहे हैं, जिसमें टीम बनाकर कार्रवाई करके अवैध भंडारण की जांच कर रिपोर्ट बनाई जाए। जिसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने सिडकुल हाईवे और अन्य क्षेत्रों में लगभग 1 दर्जन अवैध भंडारण पर निरीक्षण कर कार्रवाई की है। बहादुराबाद रोड पे अवैध भंडारण है। जिलाधिकारी महोदय ने शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला थानाधिकारी और मुझे हम दोनों को इसमें संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो अब इसमें हम निरंतर कार्रवाई करके इसको। उत्तराखंड में विधानसभा मानसून सत्र शुरू हो गया, जिसमें 8 सितंबर को अनुपूरक बजट पारित होगा। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि कार्य मंत्रणा की बैठक में 8 सितंबर तक सत्र चलना तय हुआ है। तो वहीं सदन को पेश हुए 11,331 करोड़ के अनुपूरक बजट को 8 सितंबर को सदन की कार्रवाई के दौरान पारित भी किया जाएगा। साथ ही विधायकों को पारित करने के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आठ तारीख को अब हमारा जो भी है कार्यक्रम होना है उसको हम लोगों ने निश्चित किया है। तो 8 तारीख तक अभी सत्र चलेगा। यही हुआ है बस। 8 तारीख को क्या क्या आएंगे, विधेयक आएंगे, किस तरह से बजट आएगा, बजट का पारण करना होगा, पारित करना होगा। तो इस तरह की चीज़ें अभी बातचीत हुई है। और असहकारी दिवस भी है क्योंकि फ्राइडे। देहरादून में वामपंथी नेताओं की शिकायत पर बागेश्वर के जिलाधिकारी अनुराधा पाल के खिलाफ जांच होगी। आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कुमाऊं कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं वामपंथी पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को लेकर बागेश्वर के डीएम ने आनाकानी की थी। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हिमाचल और उत्तराखंड को दिए गए 1150 करोड़ के रुपए को लेकर
औद्योगिक पैकेज पर हरिद्वार से लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को बनाने और औद्योगिक पैकेज देकर संवारने का काम किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार केंद्र से सौगात देने का काम कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि इस पैकेज के मिलने के बाद उत्तराखंड में विकास की रफ्तार तेज होगी और राज्य में जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिलेगा। के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से उत्तराखंड को लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं और उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है। आज हमारे लिए एक और तोहफा उन्होंने दिया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड और हिमाचल इन दोनों राज्यों को अतिरिक्त एक औद्योगिक पैकेज दिया है। लगभग 1100 करोड़ 1164.53 करोड़ रुपए का जो ये पैकेज है, जो आगामी 5 वर्षों तक जो यूनिट अपना विस्तार करना चाहिए, जो नए यूनिट है औद्योगिक क्षेत्र में, उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की दिशा में ये पैकेज जो 1100 करोड़ से 1150 करोड़ का मिला है, ये निश्चित रूप। उत्तराखंड में डेंगू के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बुधवार को सदन में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में डेंगू के मामले और बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डेंगू के मरीजों के उपचार के लिए सरकार के पास धन की कमी नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें, डेंगू का सबसे ज्यादा कहर देहरादून में देखने को मिल रहा है। बुधवार को जिले में 4 मौतें हुई और 21 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं। इस दौरान अब तक डेंगू को 562 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। है कि अभी डेंगू के मरीज और बढ़े। मैं पूरे सदन में कह रहा हूं क्योंकि ये पूरे 3 साल में हर 3 साल में इसकी एक चेन है, उस पर बहुत टाइम लगेगा बोलने में, लेकिन डेंगू के मरीजों की संख्या अभी और बढ़ने की संभावना हो सकती है। लेकिन सरकार के द्वारा पूरे व्यवस्था की गई है, कहीं किसी मरीज को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और मैं सदन में जितने भी हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अभी हम 700 ब्लड डोनेशन के कैंप लगा रहे हैं और ब्लड डोनेशन में भी लोग जो है बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हल्द्वानी विजिलेंस की टीम ने नैनीताल में बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी कार्यालय में तैनात बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर बाबू दीपक मेहता 3000 की रिश्वत मांग रहे थे। इसके अलावा एक राष्ट्रकार अधिकारी उमेद सिंह के गिरफ्तार होने की भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल बड़ा मामला होने के चलते विजिलेंस टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी टीम ने, जो विजिलेंस की टीम थी, उसके द्वारा राज्य कर विभाग के कर्मचारी दीपक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया 3000 की रिश्वत के साथ ही, और साथ ही इनके जो सम्मिलित अधिकारी हैं उनके संदर्भ में भी जांच कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी साक्ष्य पाए गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। उत्तराखंड के विकास नगर के उदियाबाग से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहां अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर पहुंची आबकारी विभाग की टीम के उप निरीक्षक के साथ लगभग 15 से लेकर 20 लोगों ने मारपीट की। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि आबकारी विभाग की टीम के लोगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की, जिसके बाद 15 से लेकर 20 लोगों की भी वहां पर आ गए और उन्होंने मारपीट शुरू की। तो वहीं आबकारी विभाग की टीम के द्वारा कोतवाली विकास नगर में इसकी तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विकास नगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग के लोगों के साथ 15 से 20 लोगों ने मारपीट की। उनका आरोप है कि पहले महिलाओं के साथ इन्होंने मारपीट की थी, उसके हम लोग शराब की चेकिंग करने जा रहे थे। वहाँ पे सूचना मिली शराब बिक रही है, मंदिर का आसपास है कि यहाँ पे शराब ना बिकनी चाहिए।
तो हम लोग कहा कि भाई यहाँ शराब वराब मत पिलाना। तो हम इतने तलाशी के लिए हुए, इतने तो वो इकट्ठे हो गए, हावी हो गए, डंडा लाते गुस्से मारने लगे कि यहाँ चेकिंग करोगे तो बच के नहीं जाओगे। पर उन्होंने कौन कौन लोग थे वो? ये धर्मेंद्र नाम है, उसकी पत्नी है और 15-20 और बुला। तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान के बाद पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को सनातन धर्म इंटर कॉलेज लंडौर बाजार की तरफ से सर्व सनातन धर्म से जुड़े लोगों और संस्कृति महाविद्यालय के छात्रों ने रैली निकालकर विरोध जताया है। छात्रों ने गुरुद्वारा चौक से पिक्चर पैलेस चौक तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया और उदयनिधि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मंत्री द्वारा सनातन के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसे हिंदू धर्म कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सनातन एक आदिकाल से परंपरा रही है और आदि से अंत तक उसका कहीं पर भी कोई नाश करने की सोच भी नहीं सकता। मसूरी एक शांत प्रिय जगह है और यहाँ पर हम सर्वधर्म के लोग बहुत शांति से प्यार से रहते हैं। इस तरह के बयानों से यहाँ पर जो है वातावरण दूषित होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। हम इसका प्रबल विरोध करते हैं और अपने राज्यसभा सांसद के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित करना चाहते हैं कि इस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए। के द्वारा सनातन धर्म सभा के लिए बहुत ही गलत टिप्पणी दी गई, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसी टिप्पणी सनातन धर्म कोई भी सनातन धर्म बर्दाश्त नहीं करेगी, उसका हमेशा विरोध किया जाएगा और ये उनको बता दिया जाएगा कि आप ऐसी टिप्पणी देने के किसी के अधिकार नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक में हर एक का अपने रहने का अधिकार है। आप किसी के प्रति अपराध व्यवहार नहीं कर सकते। आप किसी की देहरादून में एक सड़क हादसा होने से टल गया है। आपको बता दें, पुरानी बाईपास चौक की ओर से आ रहे ट्रक की चपेट में एक बाइक आ गई थी जिस पर 3 व्यक्ति सवार थे, तो वहीं चालक के पीछे उसकी बीमार माता और एक सहायक भी बैठा हुआ था। आपको बता दें, मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मियों की नजर बाइक पर नजर पड़ गई। तभी पुलिस वालों ने दौड़कर ट्रक को रुकवाया और बाइक पर बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो ये आप देख सकते हैं, देहरादून में ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है और बाल बाल बचे हैं बाइक सवार। बताया जा रहा है कि ये घटना कल की बताई जा रही है, सड़क हादसे होने से टल गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस वाले, ये देखिए एक ट्रक और बाइक सवार किस प्रकार से, और पुलिस वाले दौड़ कर आते हैं और तुरंत बाइक सवार को उठाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये हादसा कितना भयानक था, जिसमें सड़क हादसे में कुछ भी हो सकता था। ट्रक की चपेट में बाइक आई थी और बाइक सवार को तुरंत आनन फानन में बचाया गया। उत्तर प्रदेश हापुड़ के पुलिस द्वारा वकीलों पर किए गए लाठीचार्ज से वकीलों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। इस दौरान देहरादून में जमीन फर्जीवाड़े में वकीलों को आरोपी बनाकर उत्पीड़न करने से नाराज वकीलों ने धरना प्रदर्शन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अभी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 29 तारीख को अधिवक्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो हापुड़ पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया। उनके चैम्बरों में घुसकर महिला अधिवक्ताओं के साथ ऊपर भी लाठीचार्ज किया, जिसमें कई अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो वहां के अधिवक्ता लगातार मांग कर रहे थे कि जिन पुलिस अधिकारियों ने इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका ट्रांसफर करा जाए और उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाए। लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है। इसको प्रतिरोध करते हुए आज पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता, दिल्ली के अधिवक्ता और उत्तराखंड के अधिवक्ता इस कार्य बहिष्कार। राजधानी देहरादून में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी अस्पतालों हो या प्राइवेट अस्पताल, हर जगह वार्ड फुल हो चुके हैं और भारी तादाद में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं।
ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के दावे सब हवाई होते हुए दिख रहे हैं। आलम यह कि देहरादून में एक दिन में अस्पतालों में 1300 संदिग्ध मरीज पहुंचे, जिनमें से 35 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। साथ ही राजधानी देहरादून में अब तक 541 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है और डेंगू के चलते कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अभी तक भी स्वास्थ्य महकमा और नगर निगम डेंगू पर रोक लगाने में असमर्थ है। मेरा नाम तनुषी है और मैं इनके कॉलेज से इनकी दोस्त हूँ और यहाँ पे डेंगू तो इस वजह से ये अभी हटवाया था, इसका थोड़ा सा इनकन्वीनियंस वगैरह पंखा वगैरह नहीं है, बेड भी नहीं। ये डेली डेंगू की समीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही हमको लगता है कि बेड की जरूरत है उसी हिसाब से ये बेड अस्पतालों में बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ बात कर रहे हैं हम कोरोनेशन हॉस्पिटल की, तो 50 बेड हमने शुरुआत में डेडिकेट किए थे। आज की डेट में 78 बेड इसमें दिया है, जिसमें मरीज भर्ती है। और आज सुबह से हमने गांधी शताब्दी में भी 40 बेड का ही हॉस्पिटल रिजर्व कर दिया है यदि जरूरत पड़े। टिहरी बांध के झील के कोटी कॉलोनी में 14 से 17 सितंबर तक आयोजित होने वाले ओपन नेशनल कैनो स्प्रिंट सीनियर पुरुष महिला चैंपियनशिप को लेकर टीएचडीसी और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, प्रतियोगिता में सेना सहित देश के 28 राज्यों के टीमों के 450 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। तो 28 राज्यों के 450 खिलाड़ी इस प्रतिभागी में भाग लेंगे। टिहरी में होने जा रही है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे जो होने जा रही है। और ये प्रतियोगिता आपको बता दें 14 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक चलेगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तैयारियां पूरी की जा रही, जिसमें 450 खिलाड़ी 28 राज्यों के देश के आएंगे और इसमें भाग लेंगे। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस ने 2 मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 13 मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद कर ली है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखा जाए तो खासकर अभी जो विगत कुछ माह से मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं काफ़ी बढ़ी थी। जो मोबाइल कोई बात करते हुए जा रहा राहगीर तो उसका मोबाइल स्नैच कर लेते। तो पूर्व में कुछ लोग प्रकाश में आए थे जिनकी अलग अलग समय में गिरफ्तारी भी होती रही, लेकिन एक गैंग लगातार इसमें सक्रिय हुआ था जो सिटकुल क्षेत्र में यहीं रह के 2 लोग लगातार वारदात को अंजाम दे रहे थे। इसमें 2 लूट के मुकदमे भी लिखे थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनसे जो है 1 दर्जन से ज़्यादा मोबाइल भी बरामद हुए जो विभिन्न घटनाओं में इनके द्वारा किया गया था। उनके विक्टिम की तलाश की जा रही। साथ ही साथ 2 जो लूट के मोबाइल थे और जिस माइक का प्रयोग करते थे हर घटनाओं में नंबर प्लेट हटाकर चेंज करके, वो बाइक भी बरामद कर ली गई। दोनों लोग को माननीय न्यायालय में पेश किया। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश की जनता की खुशहाली की भी कामना की है। समस्त प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपके जीवन को खुशहाल रखें। भगवान कृष्ण जी का मंत्र कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, इस भाव के साथ सभी प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर हरिद्वार में इस्कॉन ने नगर संकीर्तन यात्रा निकाली। यह यात्रा देवपुरा गुरुमंडल आश्रम से शुरू हुई, जो रानीपुर मोड़ होते हुए शुभारंभ पॉइंट पर संपन्न हुई, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव भव्य रूप में मनाया जा रहा है। नगर संकीर्तन यात्रा में भगवान कृष्ण के भक्त और इस्कॉन के अनुयायी बड़ी संख्या में भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री राम के जय जयकार लगाते हुए, नाचते हुए, भगवान का भजन करते हुए नजर आए हैं। नगर संकीर्तन यात्रा में भगवान श्री कृष्ण और राधा के विग्रहों को एक रथ पर सजाकर आसीन कराया गया। साथ ही यात्रा शुरू होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आरती भी की गई है।
कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस्कॉन हरिद्वार के भक्तों द्वारा यह नगर संकीर्तन यात्रा निकाली जा रही है। ये नगर संकीर्तन यात्रा यहाँ देवपुरा से प्रारंभ होगी और शुभारंभ पॉइंट आर्य नगर तक जाएगी। वहाँ भगवान विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में कृष्ण जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से के साथ मनाया गया, जहां तमाम क्षेत्र के स्थानीय देवी डोली मौजूद रहे और लाखों की संख्या में गंगोत्री धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ी। जन्मोत्सव में गंगोत्री पंच मंदिर समिति द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं भक्तों के लिए की गई। गंगोत्री मंदिर प्रांगण में कीर्तन भजनों से कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में उत्तरकाशी में जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। भक्त भगवान कृष्ण के भजनों पर झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। कीर्तन भजनों से पूरा गंगोत्री धाम गूंज उठा। भगवान कृष्ण का प्राकट रात को 12 बजे पहाड़ों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हुई कार्रवाई अब मानसून सत्र में सियासी मुद्दा बन गई है। इस कार्रवाई पर जहां विपक्षी दल सड़क से लेकर सदन तक हंगामा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जनता को भरोसा दे रही है कि उन्हें कुछ नहीं होने दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ों पर बुलडोजर गरजते हुए नजर आ रहे हैं। बुलडोजर की आवाज जहां जनता को हैरान और अतिक्रमणकारियों को परेशान कर रही है, तो वहीं सियासी दलों के लिए राजनीति का एक और मौका देने का काम भी कर रहे हैं। पहाड़ों पर हुई अतिक्रमण हटाओ अभियान की इस कार्रवाई को सत्ता पक्ष हाईकोर्ट का निर्देश बता रही है, जिसमें प्रशासन की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन जनता की परेशानी को लेकर विपक्ष हल्ला बोल रहा है। अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही है, जिसमें कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। व्यापारियों पर परेशान नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई पर कांग्रेस सरकार पर दोहरी नीति का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार लोगों के आशियानों और उनके रोजगारों को उजाड़ने का काम कर रही है, जिसका विरोध विपक्ष सड़क पर भी और सदन में भी करेगी। सरकार त्वरित रूप से काम कर रही है। अतिक्रमण के मुद्दे पर मैंने कल भी सभी को निर्देशित किया है कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है और उसके क्रम में सभी जिलाधिकारियों को हमने निर्देशित किया है, सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि इसकी आड़ में जो हमारे सामान्य व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, सामान्य जनता के लोग हैं, उत्तराखंड के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। अलबत्ता ये जरूर हमने कहा है कि सरकार ने जो अतिक्रमण का अभियान चलाया था, वो जो है जंगलों के अंदर जो ऐसे प्रतीक स्थल खड़े कर दिए गए थे जिनके नीचे कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, वो हमारा अभियान है कि फॉरेस्ट लैंड पर ऐसे जितने भी अतिक्रमण है उनको खाली करवाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं यह भी आश्वस्त करता हूं सभी को कि इसकी आड़ में किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाए कि यह निर्माण पूरी तरह से अवैध है। उसको ठीक प्रकार से जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। आज अतिक्रमण के नाम पर पहाड़ को, तराई को उजाड़ा जा रहा है। जब मर्जी आए बुलडोजर निकाल कर लोगों को हटा दिया जा रहा है। आपदा से पूरा प्रदेश त्रस्त है और सरकार सोई हुई है। पिछले गेहूं की फसल में जो आपदा से लोग ग्रस्त रहे उनको मुआवजा नहीं मिला। इस बार पूरे प्रदेश में आपदा है, बागवानी है, लोगों के घर टूट गए हैं, मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है। 6 महीने से बेरोजगार धरने पर बैठा है सीबीआई की मांग को लेकर। अब तो हाकम सिंह जैसे मुख्य अभियुक्त भी छूट गए हैं सरकार की लचर कमजोर पैरवी के कारण। तो सीबीआई की मांग क्यों नहीं? आज जो है उपनल कर्मचारियों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों उपनल कर्मचारियों को निकालने में सरकार आमदा है? तो मेरा ये कहना है कि सरकार उत्तराखंड के, चाहे युवा की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे हमारे छोटे व्यापारियों की बात हो, चाहे जो है कानून व्यवस्था की, कहीं पर भी जो है सफल नहीं दिखाई देती। अतिक्रमण को लेकर की गई कार्रवाई पर जनता की सुध भले ही नेता अपने बयानों में दिखाने का काम कर रहे हों, लेकिन धरातल पर जनता की इस परेशानी का कोई हल होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में ये तय है
कि पहाड़ हो या मैदान, अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। अभय कैथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।